अब बेटा अगले पॉइंट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पूछा भी जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें, देखो बेंजोइक एसिड का H निकलेगा और ये खटाखट रेजोनेंस करेगा, करेक्ट। इतना पोर्शन तो हर प्लेस पर क्या है, कॉमन है बेंजीन के साथ एसिड। अब इसमें जो साइड चेन लगा है दैट विल डिसाइड दैट एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर और लेस। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि -M-I ग्रुप्स जो होगा वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। -M-I में नाइट्रोसल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर, और -I ओनली में क्या है, जैसे NR3+। देखो अगर NR3+ होगा तो ये सिर्फ -I करेगा, SR2+, NH3+। तो ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, -I करते हैं। बेंजोइक एसिड में कुछ नहीं लगा है, यहाँ HC लगा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सब हो गया। यहाँ +M का ग्रुप लगा है, आप बच्चों को पता है NH2 NHR NR2 OH OR NH COR एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ऑर्डर जाएगा -M-I वाला ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट हो गया। सेकंड में -I लग रहा है, थर्ड वाले में कोई भी ग्रुप नहीं लग रहा है तो थर्ड को इधर कर दो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप जो लगा होगा बेटा वो क्या करेगा, वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप लगा होगा एसिडिक नेचर और डिक्रीज होगा। तो 1 2 3 4 5 ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। तो अब पैरा पे तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं आएगी, बस कॉन्सेप्ट लगाना आपको। अब मेटा पे देखो, सॉरी सेकंड एग्जांपल को मैंने लिया है, सेकंड एग्जांपल को ही मैंने पैरा पे लगाया है। आप बच्चों को खुद अपने आप दिमाग लगाना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो आप बच्चों को जो चीज चेंज हो रहा है, जो ग्रुप लगाया है ना बेटा, वही तो मॉलिक्यूल के नेचर को चेंज कर रहा है, उसी के बारे में आप बच्चों को सोचना है। देखो बेंजोइक ऐसे कर दिया। अब जैसे इसका नेचर क्या है बताओ, डोमिनेटिंग फैक्टर में लिख रहा हूं +M है, इसका नेचर क्या है, HC है। अल्फा H यहां पर कितना है, 3 है। यहां पे अल्फा H कितना है, 2 है। यहां पर नाइट्रो क्या कर रहा है बेटा, -M कर रहा है। यहां +M और -I में क्या डोमिनेटिंग है, -I डोमिनेटिंग है। निकाल लीजिए ऑर्डर। +M डिक्रीज, HC डिक्रीज, SC डिक्रीज, -M इंक्रीज। फोर्थ वाले को सबसे टॉप पे कर दीजिए। फोर्थ वाले के बाद फिफ्थ वाला जाएगा, फिफ्थ वाले के बाद सिक्स्थ वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -M, यहाँ पे -I, +M-I डोमिनेटिंग है, यहाँ कुछ नहीं लगा है, ये डोनेटिंग है। सबसे कम डोनेटिंग कौन है, अल्फा H2 तीसरे नंबर पर आएगा, उसके बाद HC आएगा, HC दूसरे नंबर वाला, और +M सबसे लास्ट में चला जाएगा। यानी +M ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अल्फा H3 अल्फा H2, अगर अल्फा HC लग रहा है तो आपको +I की को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HC डोमिनेटिंग है ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड +M डोमिनेटिंग किसके ऊपर है, SC के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें 3, देखो सबको हमने मेटा पे लगाया है। आप बच्चों को पता है व्हेन 2 ग्रुप्स विल बी एट मेटा ओनली I। हमने बताया था जब 2 ग्रुप मेटा पे होते हैं एक दूसरे के, तो वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, तो रेजोनेंस से या +M या -M से या HC से वो एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करते, वो सिर्फ I इफेक्ट से करते हैं। तो OCH3 मेटा पे है तो O क्या करेगा, -I करेगा। अब यहाँ पैरा पे +M कर रहा था लेकिन मेटा पे -I करेगा। मिथाइल देखो यहाँ पे HC कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, +I करेगा। यहाँ भी क्या करेगा, +I करेगा। नाइट्रो यहाँ -M कर रहा था, यहाँ क्या करेगा, -I करेगा। Cl -I करता था, यहाँ भी -I करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या जाने वाला है, सबसे ज्यादा -I किसका हो रहा है बताओ, नाइट्रो का -I। तो 1 2 3 4 को सबसे टॉप पे कर दिया। 4 के बाद नाइट्रो के बाद क्या जाएगा, -I, Cl का आएगा। फोर्थ के बाद क्या हो गया बेटा, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद क्या आएगा, OCH3 पहला वाला चला जाएगा। ये देखो पहला वाला चला गया, फर्स्ट चला गया। फर्स्ट के बाद यहाँ +I, यहाँ कुछ नहीं लगा है, तो सिक्स्थ वाले को लेकर के जाओ। अब उसके बाद बचे ये +I। अब यहां HC नहीं देखना है, +I देखना है। इसका +I ज्यादा है, इसका +I कम है, तो इसको आपने सेकंड वाले को पहले कर दिया और थर्ड वाले को क्या कर दिया, सबसे बाद में कर दिया। तो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। आप देखिए, अब मैंने पैरा पे कर दिया, मेटा पे I इफेक्ट देख लिया। अब ऑर्थो पे देखो, अब यहां देखो मैंने ऑर्थो वाले को एक ग्रुप लगा दिया है ए कुछ भी हो सकता है, तो ऑर्थो वाले को पहले कर दिया बेंजोइक एसिड से।
अब ए वाला हो सकता है प्लस एम वाला हो, ए वाला माइनस एम वाला हो, ए वाला एस सी वाला हो, तब भी ए वाला जो होगा वो सबसे पहले ही जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑर्थो वाला सबसे पहले जाएगा। आप ध्यान से सुनो, याद रखना। बच्चे इसको भूलते हैं, इसलिए इसको स्टार बनाओ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कितने स्टार बना दो? 5 स्टार बना दो। देखो, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड will be stronger acid than its meta and para isomers and benzoic acid itself, irrespective of the electronic nature of the group. चाहे प्लस एम हो, चाहे माइनस एम हो, चाहे एस सी हो, तो प्लस आई हो। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का 2 कारण है। पहला कारण है SIR। पहला क्या है? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। और दूसरा रीजन है प्रोडक्ट में क्या हो जाए? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं। पहले SIR की बात करते हैं। SIR बहुत जल्दी से कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की बेटा कहीं जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो। जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड ने अपना H+ निकाल दिया, यहां से H+ निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? बेंजोएट एनायन। ये नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ, इस कार्बोनिल के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, यह भी इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? प्लस एम। प्लस एम करता नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लस एम कर जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी बढ़क हो जाएगी, लेकिन वो करने की क्या करता है? टेंडेंसी है, कोशिश है। तो हम कह सकते हैं प्लस एम करने की अगर टेंडेंसी है, काम करने में अगर कोई हर्डल कर रहा है, तो इसका मतलब वो परेशान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस एम ऑफ फिनाइल की एसिड को डिक्रीज करने की टेंडेंसी है। ये देखो मैंने लिखा है, प्लस एम ऑफ फिनाइल हैव एसिड वीकनिंग इफेक्ट। अब इस प्लस एम को अगर हम किसी तरीके से बेंजीन के प्लस एम को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे देखो हमने एक ग्रुप लगा लिया ए। ये ए जो ग्रुप है वो किसी तरह का भी ग्रुप हो सकता है। वो अब इसमें से H निकला, O पे माइनस चार्ज आया। अब ये ए जो ऑर्थो पे लगा है, तो ये क्या करेगा? इस कार्बोक्सिलेट आयन से ए क्या करेगा? SIR करेगा। SIR मैं बता चुका हूं आप बच्चों को। SIR करने में ये बेंजीन का जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है और इसका जो p ऑर्बिटल है, वो आउट ऑफ द प्लेन चले गए, इसकी कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई, तो फिनाइल के प्लस एम करने की टेंडेंसी क्या हो गई? इनहिबिट कर गई। अगर फिनाइल के प्लस एम करने की टेंडेंसी इनहिबिट कर गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। ड्यू टू SIR प्लस एम टेंडेंसी ऑफ फिनाइल विल बी स्लाइटली कट ऑफ। स्लाइटली कट ऑफ क्यों? वो डिपेंड करता है कितना आउट ऑफ द प्लेन गया है। छोटा ग्रुप होगा तो कम आउट ऑफ द प्लेन करेगा, बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन करेगा। आप बच्चों को पता ही है कि SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? साइज के होता है। स्लाइटली कट ऑफ लिख दिया, हेंस एसिड वीकनिंग टेंडेंसी ऑफ द फिनाइल डिक्रीजेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्लियर? अब यहां अगर छोटा ग्रुप लगा होगा, कम SIR होगा, बड़ा ग्रुप लगा होगा, ज्यादा SIR होगा। ज्यादा SIR होगा, ज्यादा प्लस एम करने की टेंडेंसी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इसी को बोलते हैं SIR। आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ना तो एडवांस ने पूछा है, ना तो मेंस ने पूछा है। बस आप बच्चों को करना क्या है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाओ, चुपचाप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर दो? टॉप पे कर दो, काम खत्म। उसके बाद देखो हमने लिखा ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अब डिफरेंट केसेस को लेते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे केस ए की वैल्यू मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। ए क्या हो सकता है? A प्लस एम, SC माइनस एम। तो हमने ए की वैल्यू अभी जो लिया माइनस एम एंड माइनस आई। अब माइनस एम माइनस आई के ग्रुप का ऑर्डर आप बच्चों को पता है। नाइट्रो सल्फो साइनो, सल्फो मत डालना क्योंकि सल्फोनिक एसिड आ जाएगा तो टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैं बता चुका हूं। लेकिन नाइट्रो डाल लो, साइनो एल्डिहाइड कीटोन, ये सब आ गया। तो देखो अब यहां पे नाइट्रो है, यहां पे तो ये क्या करेगा? यहां पे होगा ऑर्थो इफेक्ट। मेटा पर क्या लगता है? माइनस आई लगता है। पैरा पे क्या लगता है? माइनस एम लगता है। तो ऑर्डर क्या जाएगा? सबसे पहले तो ऑर्थो चला जाएगा, ऑर्थो के बाद फिर क्या जाएगा बेटा? ऑर्थो के बाद पैरा जाएगा, पैरा के बाद क्या जाएगा? मेटा जाएगा, और मेटा के बाद क्या जाएगा? बेंजोइक एसिड जाएगा।
आसान है कि नहीं? अब नाइट्रो लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, कुछ भी लगा है, आप बच्चों को ऐसे ही ऑर्डर निकालना है। केस 1 मैंने कंप्लीट किया कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे -M-I का ग्रुप लगा होगा तो ऑर्डर ऐसे ही जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट को पहले ले जाना, फिर पैरा वाले को ले जाना, फिर मेटा वाले को ले जाना, फिर बेंजोइक एसिड को ले जाना। अब अगला केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें एक ही वैल्यू होगी, जिसमें सिर्फ वो क्या करेगा, -I करेगा, और -I करने वाले ग्रुप यही तो है 3, NR3+, SR2+, NH3+। डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है, ऑर्थो को पहले ले जाएंगे, फिर मेटा को ले जाएंगे, फिर पैरा को ले जाएंगे। अगले केस की बात करते हैं। केस बी में जो ग्रुप लगा हुआ है वो सिर्फ -I कर रहा है, और अगर -I सिर्फ कर रहा है तो -I तो डिस्टेंट, I इफेक्ट तो डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो पर I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मेटा पे I इफेक्ट कम लगेगा, पैरा पे I इफेक्ट सबसे कम लगेगा। तो देखो इसमें ग्रुप्स जो है क्या है बेटा, NR3+, SR2+, NH3+। तो यहां पे -I, सिर्फ -I कर रहा है, डिस्टेंट डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो यहां पे ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी ऑर्थो पहले गया, फिर मेटा गया, फिर पैरा गया, और फिर क्या चला गया, बेंजोइक एसिड चला गया। आ रही बात समझ में? ऑर्थो तो ऑर्थो इफेक्ट करता है, ये भी आप कर सकते हो। यहां पे क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। इसको हम और अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो अगर इस एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल्स में ऑर्थो इफेक्ट कैसे जस्टिफाई करोगे? ऑर्थो इफेक्ट तो हो ही रहा है, SIR हो ही रहा है, लेकिन इस NR3+ में जो N के ऊपर प्लस चार्ज है, ये इसके साथ क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करी, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह भी एक रीजन हो सकता है। केस सी का जो रीजन का जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, -I इज ग्रेटर देन +M, इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, इडियट्स, हेलोजेंस, ये देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इनकी बात कर लें तो इसमें भी -I इज ग्रेटर देन +M, और -I इज ग्रेटर देन +M अगर है तो ये भी क्या होगा बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे केस बी वाला भी क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, -I हो रहा था। यहां भी -I का ही इंपैक्ट से सारा रिजल्ट आएगा। तो यहां पे तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसको आपने सबसे पहले कर दिया, फिर उसके बाद मेटा पे कर दिया, फिर उसके बाद पैरा पे कर दिया, और लास्ट में क्या चला गया, बेंजोइक एसिड चला गया। तो इसका नेचर और इसका नेचर, इसका ट्रेंड सेम चल रहा है। अगला जो केस है, अच्छा हाँ सॉरी, इसका नाम टॉल्विक एसिड नहीं है, इसका नाम है पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं टॉल्विक एसिड। टॉल्विन में अगर एसिड का ग्रुप लग जाए तो क्या बोलेंगे, टॉल्विक एसिड। तो टॉल्विक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये भी हम बता दें। टॉल्विक एसिड क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे अगर ऑर्थो पे लगा हो मिथाइल का ग्रुप या पैरा पे लगा हो मिथाइल का ग्रुप, उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी HC कर रहा है ये ग्रुप। HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और +I के ग्रुप के नेचर के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, हर प्लेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन ऑर्थो पे जब लगेगा तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो के बाद यहां मेटा पे क्या लग रहा है, +I लग रहा है, पैरा पे क्या लग रहा है, HC लग रहा है, तो ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, यानी इसके बाद क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। बेंजोइक एसिड के बाद मेटा जाएगा, और फिर उसके बाद पैरा जाएगा। मेटा क्यों जाएगा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ +I लग रहा है। पैरा बाद में क्यों जाएगा, क्योंकि पैरा में HC लग रहा है, और यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसलिए इसको आपने कहां पे कर दिया, सबसे टॉप पे कर दिया। जैसे ये इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूं, वैसे केस ई को भी हम इंपॉर्टेंट लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप्स का नेचर आ रहा है वो +M इज ग्रेटर देन -I, और +M तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे क्या होगा बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। तो ऑर्थो को सबसे पहले ले जाओ, ऑर्थो के बाद मेटा, मेटा पे -I लग रहा है, पैरा पे क्या लग रहा है, +M लग रहा है, तो ऑर्थो के बाद मेटा गया, मेटा के बाद बेंजोइक एसिड जाएगा, और बेंजोइक एसिड के बाद क्या जाएगा बेटा, पैरा जाएगा। अब देखो
हमने आपको बच्चों बताया था ऑर्थो इफेक्ट के 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन था SIR, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोडक्ट सो दैट प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। सैलिसिलिक एसिड का एक ऐसा एग्जांपल है कि इसमें से अगर हम H निकाल दें तो सैलिसिलेट एनायन बनेगा, और वो जो सैलिसिलेट एनायन है वो इस OH के साथ क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द H बॉन्डिंग। तो आप बच्चों को मैंने सिखाया कि सैलिसिलिक एसिड में प्रोडक्ट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दैट इज द रीजन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज्ड, सो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन द मेटा, देन द पैरा एंड बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। तो इस तरीके से 5 केसेस की बात बच्चों हमने किया है। पहला केस था जब सिर्फ -M होता था, दूसरा केस था जिसमें -I होता था, तीसरा केस जिसमें -I इज ग्रेटर देन +M, हेलोजेंस आ गए। चौथा केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो Hc करता है और +I करता है, और पांचवा केस जो +M और -I करता है जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? +M है। तो मन में बिठाना कि किस केस के लिए क्या ट्रेंड चलने वाला है। चीजें आसान है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट निकालना, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में सोचना। करेक्ट। अब कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, सम मिसलेनियस एग्जांपल्स। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे ग्रुप ही ग्रुप लगा देते हैं, बहुत सारे ग्रुप लगा देते हैं, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब क्या करूं, ऑर्थो इफेक्ट कैसे लगाऊं। तो ऐसे केसेस जब आए तो आप बच्चों को सोचना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। करेक्ट। हमने लिखा इफ ऑल विल शो ऑर्थो इफेक्ट देन कंपेयर विथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी -M और -I से आप कंपेयर कर दो। जैसे देखो यहां पे हमने मिथाइल लगाया, यहां इथाइल लगाया, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, बेंजोइक एसिड, साइज भी आप देख सकते हो। देखो हमने कहा था ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज और छोटा हो गया, इसका साइज और छोटा हो गया। आप इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी देख सकते हो। यहां पे अल्फा H कितना है? 3 है, और यहां पे अल्फा H कितना है? देखो 2 है, और यहां पे अल्फा H कितना है? 1 है, यहां पे 0 है, और वहां पर क्या है? बेंजोइक एसिड लास्ट में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या जाने वाला है? 1 2 3 4। 4 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे कम लगेगा, या कह दो साइज बहुत बड़ा है। 3 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उससे ज्यादा लगेगा, साइज छोटा हो गया। 2 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और ज्यादा लगेगा क्योंकि साइज भी छोटा हो गया। 3 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा और साइज भी छोटा हो गया। 3 में नहीं, मतलब फर्स्ट में, तो इसको फर्स्ट किया, और लास्ट में किसको कर दिया? 5th को कर दिया। तो इस तरह से ऑर्डर गया। अगर सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्थो इफेक्ट करें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कंपेयर करो। यहां पर देखो नाइट्रो एल्डिहाइड, ये -M ज्यादा करता है, ये -M कम करता है। ये बेंजोइक एसिड है, ये देखो OH +M करता है, और ये टॉल्विक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड शायद मैंने 2-2 बार लिख दिया। तो बेंजोइक एसिड अगर 2-2 बार लिख दिया तो यहां पर एक कुछ चेंज करिए आप। यहां पर आप लगा दीजिए, यहां पर लगा दीजिए OCOCH3, OCOCH3 एस्टर लगा दिया। अब देखो सबसे टॉप पे तो -M ये कर रहा है, तो कौन सा जाएगा? 1 वाला जाएगा। 1 के बाद कौन सा जाएगा? 2 वाला जाएगा, क्योंकि इसका -M कम होता है। अब बचा ये +M, ये +M, ये HC और ये। अब इसके बारे में बात करो और इसके बारे में बात करो। यहां थोड़ा सा बच्चों को एक्सेप्शन मिलने वाला है। मैंने कहा था कि अगर सारे ऑर्थो इफेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कंपेयर करो, बट इसका +M ज्यादा होता है और इसका HC, यहां डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, यहां डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, फिर भी इसकी एसिडिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जब H निकलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी सैलिसिलिक एसिड पहले आएगा। 1 2 1 आया, 2 आया, 2 के बाद क्या जाएगा? 4। सैलिसिलिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन द टॉल्विक एसिड एंड दैट दिस वन, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस में क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बचा हमारे पास ये वाला और ये वाला। यहां HC हो रहा है, यहां +M हो रहा है, तो HC और +M में HC को पहले लेके आओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पे क्या लगेगा? 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पे क्या लगेगा? कम लगेगा, देने की टेंडेंसी, और यहां देने की टेंडेंसी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। 3 को इधर लेके जाओ, और लास्ट में किसको लेके चले जाइए? 6th को लेके चले जाइए। ठीक है बेटा?
एक बार फिर से बताना चाहूंगा, नाइट्रोएल्डिहाइड में ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पर, ये लास्ट नंबर पर। अब बचे ये 3 लोग, 3 लोगों में से इसका प्लसियम सबसे ज्यादा होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसको सबसे बाद में जाना चाहिए था, लेकिन इसका H निकलने के बाद ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, जैसे यहां बताया, इसलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये पहले हो जाता है। अब इन दोनों में यहां HC हो रहा है, यहां प्लसएम हो रहा है, तो HC वाले को पहले लिया और प्लसएम वाले को बाद में लिया। यहां पे तो H निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। करेक्ट। लास्ट एग्जांपल इस केस में देखिए, यहां दोनों साइड में OH OH लग गया है, यहां एक साइड में OH लगा है, मेटा पर क्या लगता है, -I लगता है, और यहां मेटा पे क्या लग रहा है, -I लग रहा है। यहां पे ऑर्थो इफेक्ट, यहां ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा। कैसे ज्यादा लगेगा? अगर इसमें से हम H निकाल दें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें बच्चों, ये देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो -हाफ दोनों साइड में, और OH यहां से भी अट्रैक्टेड रहेगा, OH इस डायरेक्शन से भी अट्रैक्टेड रहेगा, यानी यहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो थर्ड में पहले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। कैसे पता? H निकालें, दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H निकाला, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट मेटा पर क्या लगेगा, -I लगेगा, सिंगल -I है, बेंजोइक एसिड है। इस तरह से कंप्लीटली हमने बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव की बात की, इंक्लूडिंग ऑर्थो इफेक्ट। इस समय हम बात करने जा रहे हैं Ka ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। पहली चीज, फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फिनॉल में OH लगा हुआ है और OH किसी के साथ SIR नहीं करता। तो सबसे पहली चीज मैंने लिख दिया, नो इफेक्ट, नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। बाकी सारे केसेस वैसे ही चलेगा, -M -I वाला इंक्रीज करेगा, -I सिर्फ लगा होगा तो इससे कम इंक्रीज होगा, सादा वाला फिनॉल लगा होगा तो जैसा था वैसे ही रहेगा, HC वाला लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। प्लसएम वाला ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। -I वाला इंक्रीज करेगा और -M वाला सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। कुछ एग्जांपल्स डाला बेटा, फिनॉल मैंने कर दिया। ये नाइट्रो यहां पर क्या कर रहा है, -M कर रहा है। एल्डिहाइड यहां पर क्या कर रहा है, -M कर रहा है। Cl यहां पे क्या कर रहा है, -I कर रहा है। प्लसएम से डोमिनेटिंग -I है। यहां मिथाइल क्या कर रहा है, HC कर रहा है। यहां मिथाइल क्या कर रहा है, HC कर रहा है। यहां OH क्या कर रहा है, प्लसएम कर रहा है। तो ऑर्डर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से क्या जाएगा, ऑर्डर भी जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 में 6 पहले आएगा और 5 बाद में जाएगा, 6 पहले आएगा और 5 बाद में जाएगा, और 7th जो है सबसे बाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लसएम लग रहा है ना बेटा, और यहां पे HC करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहां HC करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। मेटा पे ग्रुप लगा दिया तो केवल I इफेक्ट आप बच्चों को देखना है। नाइट्रो यहां -I कर रहा है, ये भी यहां -I कर रहा है, ये भी -I कर रहा है, ये +I कर रहा है। इथाइल का +I ज्यादा है और OH का क्या हो गया, -I होगा। सबसे ज्यादा -I किसका है, नाइट्रो का है, नंबर 1 कर दिया। फिर एल्डिहाइड का है, नंबर 2 कर दिया। फिर Cl का है, नंबर 3 कर दिया। फिर 4 5 6 7, 7th को हमने, क्योंकि OH मेटा पे क्या करेगा, -I करेगा। फिर उसके बाद इसको किया हमने 4th नंबर फिनॉल को, और इसमें +I कम और इसमें +I ज्यादा। 6 को पहले कर दिया, 5 को बाद में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4th, एग्जाम्पल नंबर 4th जो है वो NCERT से है और इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल इंपॉर्टेंट भी है बेटा। इसमें अगर हम देखें तो यहां पे क्या लगता है, -M लगता है। यहां पे मेटा पर है, -I लगेगा। यहां पे भी -M लगेगा। तो फिनॉल की सबसे बाद में हो जाएगी, क्योंकि फिनॉल में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। सेकंड लास्ट में मेटा वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटा पर सिंपल -I लग रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना और कॉपी में लिख भी ले लेना। -M बराबर हो गया। यहां -I ज्यादा लगेगा, यहां -I कम के लगेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि -I ज्यादा है। लेकिन -I ज्यादा होने के बावजूद इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में H बॉन्डिंग होती है, उसका हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन H बॉन्डिंग के कारण
थोड़ा स्लो रेट से निकलता है, इसलिए पैरा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का रीजन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने नाइट्रो की प्लेस पे देखो क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, सेम पोजीशन वही, नेचर वही, इसका भी ऑर्डर यही जाएगा। कीटोन होता तो उसका भी ऑर्डर यही जाता। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल is less acidic than the paranitrophenol due to intramolecular hydrogen bonding. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्रिसॉल है, यहां पर HC कर रहा है, यहां पर प्लस आई कर रहा है, यहां पर HC कर रहा है। सबसे पहले क्या जाएगा, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में कोई HC नहीं हो रहा है, कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लग रहा है। लेस डोनेटिंग मेटा पे प्लस आई मेटा, फिर उसके बाद ऑर्थो और पैरा पे HC इक्वल, पर प्लस आई यहां ज्यादा, प्लस आई यहां कम, इसलिए पैरा को हम पहले ले गए और ऑर्थो को कहां पर ले गए, बाद में लेकर के चले गए। फिर से फिनॉल को सबसे पहले, मेटा पर प्लस आई सिर्फ लग रहा है, यहां पर HC बराबर हो गया, प्लस आई यहां ज्यादा है, प्लस आई यहां कम है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस, तो इसको आपने पहले किया, उसको आपने बाद किया। अगला क्वेश्चन, Cl प्लस या माइनस आई डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई। डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस, पहले ऑर्थो गया, फिर मेटा गया, फिर पैरा गया, फिर क्या गया, फिनॉल गया। तो बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स, एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, फिर डाई नाइट्रोफेनॉल, 2 -M का ग्रुप लगा है। पैरानाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर मेटानाइट्रोफेनॉल में सिर्फ -I लगेगा, तो इसको हमने बात कर दिया। अल्फा नेप्थॉल बीटा नेप्थॉल में अल्फा नेप्थॉल को पहले कर देना, बीटा नेप्थॉल को बाद में कर देना, क्योंकि इसमें H निकालने के बाद अल्फा नेप्थॉक्साइड के 10 RS मिलेंगे, मैंने सिखाया था आपको। इसमें H निकालने के बाद बीटा नेप्थॉक्साइड आयन के 9 RS आप बच्चों को मिलेंगे। ये देखो यहां पे जो RS मिलेंगे वो 9 RS मिलेंगे, और इसमें जब RS मिलेंगे 10 RS मिलेंगे, मैंने आप बच्चों को सिखाया है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें मिसलेनियस एग्जांपल्स में, ये देखो मिथाइल नाइट्रो यहां -M कर रहा है, और ये मिथाइल यहां पर क्या कर रहा है, HC कर रहा है, लेकिन यहां पे मिथाइल को मैंने मेटा पे लगाया और नाइट्रो के साथ मिथाइल लगाए, तो यहां पे ये क्या करेगा, SIR करने से नाइट्रो की एक नाइट्रो का -M का नेचर वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर -M का नेचर कम हो गया, इसकी एसिडिटी ज्यादा, इसकी एसिडिटी कम। यहां पे देखें, यहां CN लगा दिया, CN sp हाइब्रिडाइज्ड है। हमने बताया था कि CN SIR नहीं करता, नो SIR। CN 5 ग्रुप्स SIR नहीं करते, मैंने बताया था बच्चों को, जिसमें एक CN भी था, SIR नहीं करता, तो CN -M कर रहा है। CN क्या कर रहा है, -M कर रहा है। अगर CN और यहां पर अगर नोटिस करें तो यहां पे CN क्या कर रहा है, -M तो कर ही रहा है, CN -M तो कर ही रहा है, लेकिन ये मिथाइल और मिथाइल ऑर्थो पर क्या कर रहा है, HC कर रहा है। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि यहां पे HC लग रहा है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि मेटा पे तो +I लगेगा, और CN का क्या है, CN के रेस्पेक्ट में SIR भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स SIR के बताए। अब एक चीज देखो, आपको कंफ्यूजन होने वाला है। हमने कहा था बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर अगर SIR लग जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। SIR का मतलब क्या है, क्राउडिंग हो जाए और रेजोनेंस करने की एबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। वो कहीं पे भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बेंजीन के +M करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर देखो, यहां SIR लग रहा है, नाइट्रो के काम करने की एबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए नाइट्रो अपना काम नहीं कर रहा है। नाइट्रो का काम क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि SIR में फंस गया है। इस तरीके से SIR का कहां रोल, कैसे यूज होगा, वो आप बच्चों को एनालाइज करना है। अब एक चीज और मैं फाइनल बता रहा हूं, हाइड्रोजन, बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां लगाएं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 केसेस में लग रहा है। एक तो आपको बच्चों को सिखाया था मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मैलिक एसिड का ज्यादा हो गया था देन द फ्यूमेरिक एसिड।
एक हमने सैलिसिलिक एसिड में बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। और तीसरा जो रीजन बताया मैंने नाइट्रोफेनॉल में, आप देखो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, यहां पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये पैरानाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसका H इस नाइट्रो के साथ अट्रैक्शन में, इसलिए इसके रिलीज होने का रेट क्या है, स्लो है। एंड दैट इज द रीजन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफेनॉल के कंपैरेटिवली क्या हो गई, कम हो गई। तो 3 प्लेस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और आप कहीं किसी प्लेस पर नहीं लगाएंगे। और एग्जांपल आपको देने वाले हैं। तो बेटा अगले एग्जांपल्स की जो बात करने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4, आप बच्चों को नोटिस करना है और हमेशा एक्टिव रहना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लगने वाला है। आपने देखा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। अब यहां पे बेंजोइक एसिड के नीचे क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन द कार्बोक्सिलिक। तो इसमें कैसा भी ग्रुप लगाओ, यहां पे एसिडिक नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कार्बोक्सिलिक की नहीं होगी, सल्फोनिक की होगी। तो सल्फोनिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे पहले आपने सल्फोनिक को किया। अब यहां पे बेंजोइक, 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 यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट लगने से इसको 2 पोजीशन पे किया। यहां पर SIR लग रहा है, यहां पर कोई SIR नहीं लग रहा है। यहां 3 किया, यहां पे 4 किया। तो आप बच्चों को नोटिस करना पड़ेगा कि SIR अगर बेंजोइक एसिड के अगल बगल लग जाएगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा, और कहीं और अगर SIR लग जाएगा तो नाइट्रो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे इससे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 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 कंपेयर करते हैं। बच्चे कहते हैं सर यहां पे तो SIR लग रहा है, यहां पे तो ऑर्थोइपेड लग रहा है, यहां सल्फोनिक -M कर रहा है। सल्फोनिक वाले को बाद में करते हैं, इसको पहले कर देते हैं, गलत हो जाएगा। पूरे देखना ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं। एसिड के साथ सल्फोनिक लगा है, नो डाउट सल्फोनिक पहले आएगा। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, यहां पे देखे, आप देखो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। फिनॉल, 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 ऊपर नीचे भी देख लो भाई। यहां एसिडिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, बहुत सारे नाइट्रो के ग्रुप लगे हैं, SIR हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। हम SIR ना लिखें, यहां पे हम क्या लिख दें, ऑर्थो इफेक्ट लिख दें। तो ऑर्थो इफेक्ट से इसकी एसिडिटी ज्यादा। CN SIR नहीं करता तो ये क्या कर रहा है, -M -I कर रहा है। ये भाई साहब लोग SIR करते हैं तो इनकी एसिडिक नेचर कम हो गया। नाइट्रो की जगह एल्डिहाइड लगा दिया, इनका एसिडिक नेचर क्या हो गया, और कम हो गया, क्योंकि SIR में पहुंच गए हैं। तो एसिड के रेस्पेक्ट में SIR ऑर्थो इफेक्ट हो गया। CN SIR नहीं करता तो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 2 3 4। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो एसिड के अगल बगल नाइट्रो, ऑर्थो इफेक्ट हो गया। OH ऊपर है, यहां तो एसिड नहीं है भाई। CN और नाइट्रो, CN SIR नहीं करता तो -M कर रहा है, ये -I कर रहा है। मेटा पे क्या लग रहा होगा, -I लग रहा होगा। यहां पे SIR हो रहा है तो ये बाद में चला गया। नाइट्रो के कंपैरेटिवली एल्डिहाइड में वैसे ही माइनस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी कम होती है, SIR भी हो रहा है और कम कर दिया। अगले एग्जांपल में OH और SH में साइज की बात कर लो। यहां सल्फर पर नेगेटिव आएगा, यहां OH पर नेगेटिव आएगा। इसके बारे में बात करो, इसका H निकालोगे नाइट्रो से, नेगेटिव चार्ज नाइट्रो से रेजोनेंस करेगा। इसका H निकालोगे नेगेटिव चार्ज एल्डिहाइड से करेगा। इसका H निकालोगे नेगेटिव चार्ज कीटोन से करेगा। तो -M किसका ज्यादा, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन। तो 1 2 3। इसकी बात करो, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। अब इसमें से अगर हम बेस डाल दें, मोस्ट एसिडिक कौन होगा, यहां का H निकालोगे, यहां का H निकालोगे, सिर्फ इससे रेजोनेंस करेगा। यहां का H निकालोगे, इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा। यहां का H निकालोगे, ये रेजोनेंस तो करेगा लेकिन ये +I करेगा। यहां का H निकालोगे, रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आने वाली है, 2 की। 2 के बाद किसकी आने वाली है, 1 की। 1 के बाद 3 की, और 3 के बाद किसकी बेटा, 4 की। सिंपल कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना है। यहां पे देखो, इसका H निकालोगे, कीटोन है, लेफ्ट दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। इसका H निकालोगे, नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। इसका H निकालोगे, नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। इसका H निकालोगे, नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ रेजोनेंस करेगा। तो 1 2 3 4, फोर्थ को सबसे लास्ट में लेके चले जाओ। अब यहां पे अगल बगल में क्या है, एल्डिहाइड है, अगल बगल कीटोन है, यहां अगल बगल एल्डिहाइड है। 2 को टॉप पे लेके जाओ, 1 को बाद में लेके जाओ, 3 को बीच में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इसका -M कम होता है। देख लो, इन्हीं के रेस्पेक्ट में आप बच्चों को सोचना है। नेगेटिव चार्ज तो बीच में आया,
नेगेटिव चार्ज यहीं पर आएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां कीटोन से स्टेबलाइज्ड होगा, यहां एल्डिहाइड से स्टेबलाइज होगा, यहां एक तरफ कीटोन है एक तरफ एस्टर है, और वहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, टॉटोमर में सारे पोर्शंस आएंगे। यहां कैच निकालोगे एरोमेटिक हो जाएगा 5Rs, यहां कैच निकालोगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, इस कैच निकालोगे एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर जाएगा 1 2 3। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों को कुछ और मैंने इन सब सारी चीजों के बारे में बताया। अब एक नया चीज बताने जा रहे हैं, Ka ऑफ कैटायनिक स्पीसीज। कैटायनिक स्पीसीज में क्या होगा, जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा वो एच नहीं निकालेगा, स्लो रेट से निकालेगा, और जिस पे डिस्टेबलाइज्ड होगा वो जल्दी से निकाल देगा। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं। तो वही तो हुआ कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। यहां पर O पर प्लस है, न्यूट्रल है, N पे प्लस है, N न्यूट्रल है, तब O प्लस और N प्लस इज अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, गलत बोल गया, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लेस स्टेबल। तो O पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, N पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। O और N में तो पहले 1 जाएगा और फिर 3 जाएगा, वाटर और अमोनिया में 2 जाएगा और 2 के बाद 4 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां का एच निकालोगे O पे नेगेटिव आएगा, यहां का एच निकालोगे N पे नेगेटिव आएगा। यहां पर आप देख लें N पे प्लस O पे प्लस, O प्लस हाईली अनस्टेबल, 3 जल्दी से वाटर H प्लस निकालेगा, N प्लस ये देखो प्लस आई कर रहा है, ये से स्टेबलाइज कर रहा है, तो 2 पहले आएगा और 1 कहां होगा बेटा, बाद में जाएगा। इसमें देखो आप, ये एनिलीनियम आयन है, लेफ्ट राइट से प्लस आई हो रहा है, ये माइनस एम हो रहा है, ये Hc हो रहा है, ये प्लस एम हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, नाइट्रो। तो सेकंड को आपने पहले ले गया, सेकंड के बाद फिर आप किसको लेकर के जाओगे, यहां डोनेटिंग यहां प्लस आई लग रहा है, फर्स्ट एग्जांपल पहले जाएगा, फर्स्ट के बाद Hc थर्ड वाला जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ जाएगा। यहां पर देखें, इसका H निकालोगे लोन पेयर आएगा, रेजोनेंस करेगा, इसका H निकालोगे लोन पेयर आएगा, रेजोनेंस नहीं करेगा, इसका H निकालोगे जो लोन पेयर आएगा वो एरोमेटिक बन जाएगा। ये देखो ये पायरॉल बन गया, और द मोमेंट इट विल गिव पायरॉल, लोन पेयर विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और एरोमेटिसिटी इसकी वापस आ जाएगी। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, थर्ड वाला, थर्ड के बाद क्या जाएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बाद क्या जाएगा, सेकंड वाला। एक बार फिर से सुनिए, और रीजन भी आप कॉपी जरूर कर रहे होगे। थर्ड से H निकालोगे, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसका H निकालोगे यहां से H प्लस निकालोगे, एनिलीनियम आयन बनेगा, लोन पेयर रेजोनेंस करना शुरू करेगा। तो यहां का लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट यहां का लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस यहां से H निकलने की टेंडेंसी फास्ट है, यहां से H निकलने की टेंडेंसी स्लो है, और इसका अगर H निकालोगे तो पिरिडीन बनेगा, जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कोई मतलब नहीं है चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे या लोन पेयर रहे, पहले भी रेजोनेंस कर रहा है, बाद में भी रेजोनेंस कर रहा होगा। तो इसका ऑर्डर ऐसे क्या। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन में देखो, इसी NH2 प्लस में ये देखो, ये प्लस एम कर रहा है, ये भी प्लस एम कर रहा है। प्लस एम वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। यहां पे देखो Hc हो रहा है, यहां पे Hc हो रहा है, कम डिक्रीज हो रहा है, यहां पे Hc हो रहा है और यहां पे प्लस एम हो रहा है, लेकिन लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। हम कह सकते हैं ये लोन पेयर कैसे है, क्रॉस में है। यहां की बात करो, ये तो यहां पे Hc कर रहा है बेटा, और यहां पर ये तो क्या कर रहा है, प्लस एम कर रहा है, NH तरह से है। तो सबसे लीस्ट डोनेटिंग टेंडेंसी कहां है, सेकंड में। तो सेकंड की एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। सेकंड के बाद अगर नोटिस करो कि इसमें और इसमें प्लस एम करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और इसमें प्लस एम करने की टेंडेंसी इधर भी है और इधर भी है। मिथाइल दोनों प्लेस पर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां प्लस एम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कि ये क्रॉस में चला गया। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम आएगी। तो 2 के बाद क्या चला जाएगा, 3, और 3 के बाद 4, और यहां पे दोनों साइड से प्लस एम हो रहा है, इसलिए इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए H प्लस के निकलने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है बेटा। तो कैटायन के केस में आप हमेशा याद रखो कि जब भी कैटायन नहीं, जब भी कैटायनिक स्पीसीज होगा तो उसमें
सेम कॉन्सेप्ट लगाना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो होगा एसिडिक नेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो एच के निकलने का टेंडेंसी स्लो हो जाएगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा तो एच के निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको आपने ऐसे किया, फिर यहाँ पे प्लस आई था, फिर यहाँ पे आपने देखा प्लस आई था, यहाँ माइनस एम था, यहाँ एच सी था, यहाँ प्लस एम था। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 4 को आप इंपॉर्टेंट रखें कि यहाँ का एच निकलेगा तो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा बट एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ का एच निकलेगा तो लोन पेयर वापस आएगा लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, बट एरोमेटिक तो ये हो ही रहा है, पहले से ही है। लेकिन इसका जब एच निकलेगा तो जो लोन पेयर वापस आएगा दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, तो एच के निकलने का रेट यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट हो जाता है। बाकी इसी रिस्पेक्ट में यहाँ देखा यार डबल प्लस एम है, कम हो गया, सबसे कम हो गया। डबल एच सी है, सबसे टॉप पे चला गया। मिथाइल मिथाइल हर जगह कॉमन है, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे लोन पेयर इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो यहाँ पे डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो एसिडिक नेचर इसका कम हो गया, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया। इस तरीके से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हर एस्पेक्ट से लेकर के हर एक टाइप के एग्जांपल्स को लेते हुए खत्म किया है। होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन में एक छोटा सा रिएक्शन आप बच्चों को सिखाते हैं। कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है, एक कंपाउंड दे देते हैं, उसमें बहुत सारे एसिडिक ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, और उनका हमें बेस के साथ रिएक्शन करा होना होता है। लेकिन बेस की जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो एग्जामिनर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने एक ये मॉलिक्यूल लिया, इसमें एसिडिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 एसिडिक ग्रुप। ये आपको पता है ये एसिड है और ये सल्फोनिक एसिड है और ये फिनॉल है। अगर इसको हम इसको हम 1 नंबर मार्क करें, इसको 2 नंबर मार्क करें, इसको 3 नंबर मार्क करें, तो आप बच्चे एग्री करोगे कि सल्फोनिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी 1 की होगी, फिर उसके बाद 3 की होगी। यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बेसिस को फिक्स कर दिए हैं तो क्या होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा सबसे पहले वो रिएक्शन करेगा। तो देखो हमने NaOH लिया, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ इक्विवेलेंट इसका फिक्स्ड है, 1 इक्विवेलेंट है, तो वो क्या करेगा, इधर उससे रिएक्शन करेगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, 2 वाला है, सल्फोनिक एसिड, आप सारे बच्चों को पता है। सबसे पहले ये H लूज करेगा। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलेगा एसिड बेस रिएक्शन, OH माइनस इसके H को निकालेगा, बाकी कहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये देखो सल्फोनिक एसिड वैसे का वैसे रह गया और यहाँ फिनॉल का वैसे रह गया, लेकिन यहाँ इसने H लूज कर दिया, सल्फोनेट एनाइन बन गया, NO2 ऐसे ही लगा हुआ है और यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। यहां पर 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो 2 इक्विवेलेंट दिया है तो मोस्ट एसिडिक तो ये जाएगा ही जाएगा, साथ में इसके सेकंड वाला ये वाला जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो आप बच्चों ने यहां पर जब प्रोडक्ट बनाया, यहां पर देखो, यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन कर दिया, इसने H लूज कर दिया, इसने भी H क्या कर दिया, लूज कर दिया। इस OH का कुछ नहीं होने वाला है, NO2 एस सच बना हुआ है और वाटर के हमें कितने मोल निकल गए, 2 मोल वाटर निकल गया। एक्सेस में अगर दिया हुआ है तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं सबको आप क्या करोगे, रिप्लेस कराओगे। जैसे ऊपर तो रिएक्शन हुआ ही हुआ है, C डबल बॉन्ड ONA, यहां पर भी ONA आएगा और यहां पर भी SO3Na आएगा और इस NO2 को वैसे का वैसे आप बच्चों को छोड़ देना है और 3 मोल वाटर के निकलेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को 3 रिएक्शंस कराया गया। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, आसान प्रॉब्लम है, आप बच्चे नोटिस कर सकते हो, बस थोड़ी सी एनालिसिस की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में 3 एसिड डाल दिया और फिर वही एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं। अब बच्चों को देखना है कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है। तो अगर हम देखें ये फिनॉल सिंपल है, ये नाइट्रो माइनस M कर रहा है तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पर नोटिस करना कि ये सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सल्फोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि OH रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कभी कभी आपको एनालिसिस करना होता है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को देखना होता है, मॉलिक्यूल को देखना होता है। बच्चे ऊपर ऊपर देखते रहते हैं और नीचे नोटिस नहीं करते, जबकि नीचे सल्फोनिक एसिड लगा है तो सल्फोनिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसके Ka वैल्यू की अगर हम बात करें तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। अब NaOH 1 इक्विवेलेंट है तो तीनों में से कौन रिएक्शन करेगा, ऑब्ली C विल रिएक्ट, C विल रिएक्ट। अगर C विल रिएक्ट तो BC को AB को वैसे का वैसे छोड़ देना, इसके H को निकाल देना और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें फिनॉल के साथ ऐसे का ऐसे ही रहेगा और यहां पे SO3Na मिल गया प्रोडक्ट।
ठीक है बेटा। अगर NaOH के 2 इक्विवेलेंट है तो 2 इक्विवेलेंट है तो C तो रिएक्शन करेगा, C के बाद कौन रिएक्शन करेगा? C एंड B विल रिएक्ट। और अगर हमारे पास एक्सेस में है, कोई मतलब ही नहीं है, एक्सेस में है, तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकलेंगे, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे A, B एंड C विल रिएक्ट। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या? जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फिक्स करेंगे तब कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, और टाइम टू टाइम इस कॉन्सेप्ट को आप बच्चे क्या करने वाले हो? अप्लाई करने वाले हो। तो बच्चों आज हम नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एसिड्स, दैट इज बेसेस। तो देखो भाई, बेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अगर कोई भी डोनर एटम शेयर इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू H+ is called base and process is known as basicity. करेक्ट? अब बेस होने के लिए जरूरी है कि उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो इसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। तो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, देखो बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स है ना बेटा, वो सारे के सारे एटम्स कहां हैं? पीरियोडिक टेबल में है। तो पीरियोडिक टेबल का आइडिया हमें है। अब जैसे कोई बोले बताओ ग्रुप 14 में मीथेन मॉलिक्यूल आता है, क्या यह बेस होगा? आंसर है नो। ग्रुप 15 में अमोनिया आता है, फास्फीन आता है, सबके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो दे आर बेसेस। ग्रुप 16 में वाटर H2S लोन पेयर है। ग्रुप 17 में F-, Cl-, Br-, तो जिनके पास लोन पेयर हो या जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? बेसेस कहलाते हैं। तो बेस क्या होते हैं? एनी डोनर एटम which shared its non-bonding electrons, any donor atom which shared its non-bonding electron, negative या lone pair to H+ is called bases. अब बेस को कैसे, किस स्केल से हम बेस को जस्टिफाई करेंगे, मेजरमेंट करेंगे? तो एसिड को तो हमने सिखाया था कि आप बच्चों ने Ka से मेजरमेंट करोगे। आपने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो Ka ज्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा, और Pk के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दिस सेम वे आयनिक इक्विलिब्रियम में आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं उस लेवल पे नहीं, स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहा हूं। जो बेस को रिलेट करता है उसे बोलते हैं Kb, यानी बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। वहां Ka था, यहां Kb। Kb क्या होता है? एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जैसे मान लो कोई अगर बेस है B- या B लोन पेयर के फॉर्म में, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर H+ को दे दे तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बना लेगा बेटा? BH। और अगर लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, डोनर पे प्लस चार्ज आ जाएगा और लेने वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये बेस हो गया। और बेस अपना इलेक्ट्रॉन अगर H+ को दे दे तो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। और बेस और एसिड के बीच में सिंगल H+ का अंतर हो तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। एनीवे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम Kb से रिप्रेजेंट करते हैं, और Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb आयनिक में पढ़ोगे आप। अब देखो, अब हमें लोगों को तो क्वेश्चन कैसे करना है, किस पैरामीटर पे क्वेश्चन करना है, हमें पूछा जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हमेशा याद रखना, हमने बताया है आपको, वो रिएक्शन फास्ट होता है जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है। करेक्ट? तो वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो H+ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा, यानी उसका प्रोडक्ट यानी कि कॉन्जुगेट एसिड
जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बेस है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया तो एसिड बन गया। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो H प्लस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इससे H के निकलने का जो रेट होगा वो स्लो होगा, यानी कि जो एसिड बनेगा बेटा वो वीक एसिड होगा। तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, और जो वीक बेस होगा वो H प्लस से वीक बॉन्ड बनाएगा। अगर वो H प्लस से वीक बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो एसिड है वो H प्लस जल्दी से निकाल देगा। यानी कि वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। तो हमने आप बच्चों को जो बताया, जो समझाया, वही लिखा यहां पर। स्ट्रांग बेस विल बी दोज which form stronger bond with H plus. That is, its product will be more stable. Product क्या है? Conjugate acid will be weak. Conjugate acid will be weak का मतलब क्या होता है? हमने कहा था strong acid वो होता है जो H plus जल्दी से निकाल दे। H plus से जल्दी से कौन निकालेगा? H plus को कौन निकालेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो H plus से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है तो H plus के निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसलिए उसका प्रोडक्ट यानी कि कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और अब एक स्टेटमेंट आप बच्चों को पहले बताया था, स्ट्रॉन्गर बेस will have weaker conjugate acid and weaker base will have stronger conjugate acid and vice versa। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बच्चों को समझ में आ गई है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है बच्चों को? ये एक छोटा सा रिएक्शन कराया, ये बेस है मान लो, हालांकि यहां मैंने समझा दिया, ये बेस है आप बच्चों के पास। नेगेटिव चार्ज ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, तो डोनर पर प्लस आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेने वाले पे माइनस आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो BH बन गया। लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया तो लोन पेयर डोनर पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और H को नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट, दैट इज एसिड। और ये क्या था? बेस। और ऐसे एसिड बेस रिएक्शन जिसमें सिंगल H प्लस का डिफरेंस हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड और बेस बोलते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया। एक बार समराइज करें, बेस वो होता है जो अपना नेगेटिव या लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? H प्लस को दे दे, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो H प्लस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, वीक बेस वो होगा जो H प्लस से वीक बॉन्ड बनाए। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा एंड वाइस वर्सा, करेक्ट। अब देखो, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में एंटर करो। पीरियोडिक टेबल में ही सारे एटम्स हैं, तो आप बच्चों को देखना है। पीरियोडिक टेबल में एंटर करने से पहले हम एक चीज बात कर लें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। अब इतना तो तय है बेटा कि हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, किस लिए? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर डोनर एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो H प्लस से ओवरलैपिंग क्या होगी? बढ़िया होगी। अगर डोनर एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H प्लस से ओवरलैपिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ओवरलैपिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वीक बेस हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग की टेंडेंसी बढ़िया होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हमारे पास है GOC1, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो बताओ आप मुझे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? प्लस M, Hc प्लस I ग्रुप्स increases the electron density at the donor site, so Kb will be increased, यानी H प्लस से बढ़िया बॉन्ड बनेगा। उल्टा आप खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन बेचारे का, वो बॉन्ड बनाना चाहता है H प्लस से, आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हो, उसका बेचारे का जो कुछ है उसका इलेक्ट्रॉन वो भी ले रहे हो, तो H प्लस से क्या बॉन्ड बनेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? -M। डोनर का इलेक्ट्रॉन जो H प्लस से बॉन्ड बनाने जा रहा है, पता चला कि वो खेल रेजोनेंस करने में बैठ गया, तो रेजोनेंस करने में अगर इन्वॉल्व हो गया है तो उसका लोन पेयर, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो -M वाला ग्रुप रेजोनेंस वाला फैक्टर, डोनर में लिखा है रेजोनेंस ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन, और -I ग्रुप्स
डोनर साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इसलिए बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों को याद रखना है, इसी से आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी ये सब तो नाटक है, तो सबको पता है, तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, केबी पीकेबी आप बच्चों को सबको पता है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसके बाद अमाइंस की बात करेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से बेसिसिटी, जो बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे।